वेलकम गाइस, दिस इज राकेश सिहाग, कल्प कैरियर कैरियर इंस्टीट्यूट। अभी आपके एग्जाम्स के कुछ ही दिन रहे हैं, तो हम लोग जितना ज़्यादा तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। तो थोड़े ही दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, उसके लिए हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस करेंगे, पेपर करेंगे। और अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो आप थोड़ा सा उसको 2x पे देख लिया करो, थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट करके देख लिया करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये पेपर है 2012 का, एक्चुअली 2012 का रीट का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग 3 की स्क्वायर द होल पावर क्यूब के बराबर नहीं है। 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3। तो आपको पता होगा पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, द होल पावर जब होती है। अगर ऐसा लिखा होता है इस तरह का 3 की पावर 2 की पावर 3, तब तो मल्टीप्लाई नहीं होता, तब तो ये होता 3 की पावर 8। लेकिन इस केस में होता है 3 की पावर 2 गुणा 3, ये हो जाता है 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6, ये तो सीधा ही 3 की पावर 6 लिखा ही हुआ है। ये इसको लिख सकता हूं मैं 9 को 3 की पावर 2 और ऊपर 3 है ही, तो ये सेम ऐसा ही बन गया। 27, 27 3 की पावर 3 होता है, ऊपर 2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होने से 3 की पावर 6 बन गया। चौथा ऑप्शन बचा है 6 की पावर 3, जो कि है 2 गुणा 3 की पावर 3। वो इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन अपना गलत कौन सा हुआ? डी। तो ऑप्शन सही है ये, पर आंसर इसका गलत है, गलत ही पूछा था। ये है क्या सत्य है? ये सर्व समीका है। सर्व समीका उसको बोलते हैं जिसमें दोनों साइड में मैं कोई भी वैल्यू रखूं, कोई भी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखो तो वो हमेशा सत्य हो। तो ए और बी की कोई भी वैल्यू हो, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक सूत्र है, सूत्र में कोई भी मान रखो सेम आएगा। लेकिन समीकरण क्या होती है? समीकरण वो होती है जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x के कुछ ही मानों के लिए सत्य है, ये 0 हो जाए। x के वो मान जिसके लिए वो रखते ये 0 हो जाए। दो ही मान होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू होगी, दो रूट होते हैं उसके, दो मूल अल्फा और बीटा श्रीधराचार्य विधि से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये समीकरण होती है जिसमें कुछ ही मानों के लिए वो सत्य हो, फॉर सम सर्टेन वैल्यूज। तो ये सर्व समीका है। सर्व समीका मतलब कोई भी वैल्यू रखो आप, हमेशा सही होगा। इसको इससे भाग देने के लिए, भाग देने पर प्राप्त शेष फल, पहले तो ये गौर से देखो ये क्या है। ये a प्लस बी की होल क्यूब नहीं है क्या? क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस में 2, सॉरी 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में b क्यूब। यही यही होता है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3x प्लस वाई का होल क्यूब, इससे भाग देना है। 3x प्लस वाई है ये, y प्लस 3x या 3x प्लस वाई कुछ भी हो, 3x प्लस वाई। तो एक पावर से एक कटेगी, दो बचेगी यहाँ पे, यानी 3x प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। इसका स्क्वायर क्या होगा? 9x² प्लस y² प्लस में 6xy। सी ऑप्शन। ओके। गुणनफल तथा शेष फल, शेष क्या होगा? पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष तो 0 होगा। भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेष 0 होगा। भाग, दूसरा तरीका इसको करने के लिए भाग भी दे सकते हैं, इसका भाग भी दे सकते हैं, 10th क्लास का है वो। ठीक है, तो वो देख लेना, भाग देना। भाग भी दिया जा सकता है।
एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, यदि छात्राओं की संख्या, मान लो छात्रों की संख्या x और छात्राओं की संख्या y, छात्राओं की संख्या y हो, तो छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, यानी y क्या है, x इंटू 4/5। ठीक है, ये एक समीकरण बना, ये एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है, छात्रों की संख्या की 54 विद्यार्थी है टोटल, 54 है, मतलब x प्लस वाई क्या आया, 54। यहां से ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं y की, x प्लस में 4/5 x बराबर 54, x कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस 4/5, तो जुड़ के क्या होगा, 9/5 बराबर 54। 9 से ये कटेगा, 9 6 54, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 30, x 30 आया, तो y कितना होगा, यहाँ पे 30 रख देता हूं मैं। पूछा भी क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या है, x ही है, तो x 30 आ गया अपना ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, किसी विषम संख्या को। अब विषम संख्या क्या होती है, देखो 2n हमेशा क्या होता है, सम संख्या, n नेचुरल नंबर है, 2n क्या है, सम संख्या, +1 ये विषम संख्या है। अगर इनका मैं स्क्वायर कर दूं इसका, तो क्या बनेगा, 4n² प्लस में 4n प्लस में 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n² प्लस 2n, 2n² प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो 2n² प्लस 2n एक हुआ, एक पूर्णांक हुआ, ये एक धनात्मक पूर्णांक हुआ 2n² प्लस 2n, और ये 2n² प्लस 2n प्लस 1 दूसरा प्लस 1, यानी उसका क्रमागत है, अगला है ये 4 है तो ये 5 है। देखो इसको मैंने तोड़ दिया, 2n² को 4n² को 2n², 2n² लिख लिया, 4n को 2n, 2n लिख लिया, ये 1 है। तो ये क्रमागत पूर्णांकों का योग नहीं है क्या, यानी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, किसी सम संख्या के वर्ग के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, किसी सम संख्या के, ये चीज सम संख्या के साथ लागू नहीं होती, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सही बात है भाई। अंकित मूल्य एमआरपी पे, एमआरपी है 100, मैंने 90 में बेच दिया, तो वो 90 में बेचा तो वो क्या है, 10 रुपए की छूट कर दी। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ होगा, तो ये नहीं होगा। लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ये सही है, ये भी सही है। हानि बराबर क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो हानि होगी, बेचने वाला मूल्य से खरीदने वाला मूल्य ज्यादा तभी हानि होगी, ये ऑप्शन भी सही है। तो गलत कौन सा है ये, तो अपने को असत्य कथन ढूंढना था, तो अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं मेरा आपको स्लो लगे तो आप थोड़ा सा इसको
स्पीड बढ़ा के देख लो 2x, ओके, 1.5x। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, संख्या ए सी डी वित्तता अनुपात में है यदि, देखो वित्तता अनुपात मतलब अगर मैं ये बोलूं 4:5 अनुपात समानुपात 5:6, तो ये दोनों अगर सेम है तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना 4:5:6। इस चीज का मतलब है समानुपाती, यानी मैं ये लिख सकता हूँ a/b समानुपाती है c/d के। जिस हिसाब से ये अनुपात बढ़ेगा उसी हिसाब से ये अनुपात बढ़ेगा। लेकिन अगर ये और ये सेम हो जाए, ये और ये सेम हो जाए, तो यहाँ पे c लिख सकता हूं मैं, a/c/c/d। तो मैं ये कह सकता हूं, फिर तब ये कहलाएगी a, c और d वित्त अनुपात में, जब ये कंडीशन हो। तो ये कंडीशन इस केस में होगी। ₹210 को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों को द्वारा प्राप्त धन, देखो राम को 7 अनुपात मिल रहा है, यानी अगर 100 रुपए है तो राम को 70 मिल रहे हैं। तो 200 में से 200 होंगे, तब 200 होंगे तो राम को कितने मिलेंगे? 70 और 70 140, और 10 और है, 10 में से 7 मिलेंगे, तो 147 रुपए किसको मिलेंगे? राम को। बाकी बचे 63 रुपए वो शाम को मिल जाएंगे। सिंपल है। दूसरा तरीका, टोटल मैंने बोला कि 7x + 3x, मैंने के x मान लिया या k मान लो, ये टोटल है, टोटल बराबर 210 है, 10 k बराबर 210, k बराबर 21, k बराबर 21 आया। अब 7k कितना होगा? 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और 3 से करो तो 63। ये है प्रॉपर मैथमेटिकल वे, और वो था कॉमन सेंस। निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि 48,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज 48, देखो अगर दर को मैं, समय को अगर मैं आधा कर रहा हूं यहाँ पे, तो दर को दुगना करना पड़ेगा 6 महीने के हिसाब से। फिर 6 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज लग रहा है, 3 बार ब्याज लग रहा है। 3 साल में अगर है, साल के हिसाब से वार्षिक दर है, वार्षिक दर है, तो 3 साल में 3 बार ब्याज लगेगा। यहाँ पे 6 महीने के हिसाब से 1.5 साल के लिए भी 3 बार ब्याज लग जाएगा, लेकिन दर को इसमें क्या करना पड़ेगा? डबल। अच्छा, 1 वर्ष के लिए 15%, 3 गुना कर दिया। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 महीने के हिसाब से तो 4 × 12, 3 बार फिर ब्याज लगा, तो दर को कितना करना पड़ा? 3 गुना। 9 महीनों के लिए 20%, 3 महीने के हिसाब से। अब 3 महीने के हिसाब से दे रहा है, तो साल में 3 क्या कितने बार आएगा? 4 बार, इसलिए 20%, दर को 4 गुना करना पड़ा, दर को 4 गुना करना पड़ा, और 9 महीने मतलब 3 बार ब्याज लगना चाहिए। ब्याज लगेगा 3 ही बार, 3 ही बार यहाँ लग रहा है, 3 ही बार यहाँ लग रहा है, 3 ही बार यहाँ लग रहा है। दर हमेशा बढ़ती जा रही है, टाइम हमेशा कम होता जा रहा है, यही होता है हमेशा। चौथा, 48,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से। 6 महीने के हिसाब से अगर दे तो 1 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार, ब्याज 2 बार लग रहा है, लेकिन हमें ब्याज चाहिए 3 बार, 3 बार ब्याज लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। ऑप्शन अपना ये सही हो गया। कोई व्यक्ति एक्स, व्यक्ति का नाम है एक्स, 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है। 10%, 100 रुपए की साड़ी 10%, मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए कमाता है, तो 110 रुपए की इसने इसको दी वाई को, और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि, 100 रुपए पे 10 की हानि है, तो 110 पे 11 की होगी, यानी हर 10 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 11 रुपए हानि होगी। तो जड कितने में खरीदेगा? 11 रुपए, 110 में से 11 घटा दो, 99। ऑप्शन ए सही। इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तिर्यक रेखा
अंतःकोण देखो दो समांतर रेखाओं का है ये, समांतर रेखाएं। अब ये बोल रहा है तिर्यक रेखा एक तरफ बनने वाले अंतःकोण। अब ये एक तरफ बनने वाले अंतःकोण ये वाले ये समान होंगे क्या? इन दोनों का योग 180 होगा, समान थोड़ी होंगे। एकांतर कोण बराबर नहीं होते। एकांतर कोण एकांतर कोण ये और ये, सॉरी ये और ये और ये कोण बराबर नहीं है क्या? बराबर हाँ नहीं, ये और ये कोण बराबर नहीं है क्या? बराबर होते हैं जहां पे जड़ बनता है। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण ये और ये और ये बराबर ही होते हैं। सही बात है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते, ये लिख रखा है, ये गलत है। तिर्यक रेखा ये भी गलत है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण मान लो ये है, तो ये भी बराबर नहीं होते। तो इसने लिखा बराबर होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये सही, ऑप्शन सी सही है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने की आवश्यकता है? 5 अवयव। या तो चारों भुजा एक विकर्ण, चारों भुजा एक विकर्ण, या 3 भुजा 2 कोण, या 2 भुजा 3 कोण, इस तरह से होता है। ठीक है, 5 अवयव चाहिए बस, ये याद रखना। अच्छा ओके, नेक्स्ट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। देखो समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, 2 भुजाएं समांतर, बाकी 2 भुजाओं का कोई पता नहीं होता। कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्ट ऐसा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग गुणा में ये हाइट, ऊंचाई। ऑप्शन सी फॉर्मूला है, फील्ड बुक में आता था 8th क्लास में। आर त्रिज्या तथा ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है। ये बेलन, ये पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पूछ रहे थे। ये भी पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना ये भी पाई आर स्क्वायर। और ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो टोटल इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एच। ओके, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। आयतन इसका होता ही पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्षेत्रफल पूछा है इसलिए पहले क्षेत्रफल वाला है। ऑप्शन तो ये भी सही है, लेकिन इसमें पहले आयतन दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन जो चीज पहले पूछा है उसी को पहले बताना है। निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए प्राप्त नहीं है? दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, फिर तो सर्वांग सम होगा ही होगा। दोनों भुजाओं और उनके बीच के कोण, दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, ये भी सही है। भुजा कोण भुजा, दो कोण, ये एंगल कोण, एंगल भुजा एंगल, एंगल साइड एंगल, ये ऐसे रूल, ये भी सही है। तीनों कोण बराबर हो, अब तीनों कोण तो बराबर किसी के भी हो सकते हैं। ये है और एक ये बड़ा है, कोण तो बराबर है लेकिन भुजा अलग अलग है, तो ये सेम तो नहीं हुआ, सर्वांग सम तो नहीं हुआ, एक जैसा तो नहीं हुआ। ये समरूप कहलाते हैं, इनका रूप एक जैसा है लेकिन छोटे बड़े हैं। टेली मिलान चिन्ह, टेली चिन्ह, मिलान चिन्ह, ये संख्या पद्धति है, एक हिसाब से जोड़ने का चीज है ये। जैसे जैसे ही 4 हुआ मैं एक ऐसे कट लगा दूंगा, ये 4 की गिनती होगी, फिर एक ये कट, ये 5 हो गया, फिर 4, फिर ये यानी जिसको 5 तक की गिनती आती हो
वो ऐसे गिन सकता है। टेली एक्चुअली ये टेली पद्धति है, टेली मार्क, ठीक है, नॉन एज। आयत चित्र प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असतत मतलब कोई खाना खाली हो बीच में। जो बारंबारता का जो आयत चित्र होता है, पहले सवाल में जो दिया होता है, बाद में उसकी सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, वो जो पहले दिया होता है उसको बोलते हैं आयत चित्र। अब ये सतत बारंबारता बंटन होगा क्योंकि बीच में गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है, कोई कोई डब्बा खाली तो नहीं होता। ये बोल रहा है कि इन आंकड़ों के लिए कौन सा चीज सही है। अब देखो, दो कितनी बार है, 3 बार है क्या, 1 2 3, 3 बार है दो, 3 2 बार है क्या, 1 2 2 2 बार है, 4 4 है क्या, इसमें 4 है ही नहीं, 0 बार है। 5 5 है क्या, ये रहा 1 बार है। 6 1 बार है, ये रहा। 7 7 है क्या, ये रहा 1 बार है। 8 0 बार है, 8 है ही नहीं इसमें। 9 1 बार है, ये रहा। तो ये वाला सही हुआ फिर, ऑप्शन ए। बी में क्या है, 1 7 बार है ही नहीं। अच्छा, एक एक है ही नहीं इसमें और उसको 7 बार दे रखा है, उल्टा पुल्टा कर रखा है। ए तथा बी दोनों नहीं सही है, ए तथा बी दोनों कोई नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सही है। इसको पाई चार्ट बोलते हैं भाई, पाई चित्र। अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई भिन्न और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। अवर्गीकृत और बराबर चौड़ाई और भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का कहलाता है आयत चित्र। आयत चित्र। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये 2 3 बार आ चुका है ये सवाल पेपर में। गैलीलियो 2 3 बार पेपर में आ चुका है ये, गैलीलियो। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है मानसिक शक्ति का विकास। याद ही करने पड़ेंगे। देखो, जो विद्यार्थी ज्यामिति में नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो, इसने अपने जो इसका गुरुकुल मान लो या कोई इसका इंस्टीट्यूट था, उसके सामने बाहर बोर्ड पे खुदवा रखा था, लिखा हुआ था इसका कि जो ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विद्यालय में ना आए। प्लेटो। आगमन विधि सूत्र स्थापित करने के लिए, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। आगमन विधि यानी बड़ी चीज से छोटी चीज तक पहुंचने को आगमन बोलते हैं। ये 5 6 बार आ चुका है ये सवाल। खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने शुरू किया था। एक्चुअल में तो कोई एक और साइंटिस्ट था, शुरुआत तो उसने की थी पर उसने बढ़ाया था, ठीक है। किंडन गार्डन ये लेके आया था, किंडन गार्डन को स्थापित किया था इसने, भी बच्चे खेलेंगे और पढ़ेंगे, खेल के साथ साथ पढ़ना। फ्रोबेल। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी। इनमें से सभी सारी बातें सही है भाई मैथ के लिए। मैथ बहुत यूजफुल सब्जेक्ट। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गणितीय सूत्रों को, गणितीय संख्याओं को, गणितीय संकेतों को, सब कुछ तो होता है। ये चूंकि, इसलिए, इसलिए, दिस इंप्लाइज दैट, ये सब चिन्ह यूज नहीं होते क्या
संख्याएं 1 2 3 4 ये यूज नहीं होतेगा, सूत्र यूज नहीं होतेगा, सब कुछ तो यूज होता है। तो इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। खेल के दौरान राम 4 तिल्लियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या 1 है 4 तिल्ली, 2 है तो 8 तिल्ली, 3 है तो 12 तिल्ली। तो ये राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम गणित खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है। उलझाने वाले सवाल है ये, मनोबल गिराने वाले। बच्चों के मनोबल गिर जाते हैं जो बहुत तैयारी करके जाता है, बहुत पढ़ के जाता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाता है। ऐसे सवाल आते हैं जो पहली बार देखे और जिनमें पता नहीं चल रहा कि ये सही है, ये सही है, बराबर सही लगते हैं, है ना। तो ये बच्चे का मनोबल गिराने के लिए होते हैं। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है, सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। कोई भी फंस सकता है ना प्रॉब्लम में। मैथ में जब भी कोई प्रॉब्लम में फंस रहा है, किसी का कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसका उपचार, निदान होगा, उपचार होगा। मंदबुद्धि के लिए सब, इनमें से सभी, सबके लिए होता है। प्रॉब्लम तो सबको आती है ना। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हुआ, प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज्यादा, प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा। अब देखो ये उलझाने वाला, प्योर उलझाने वाला सवाल है। इसमें क्या है, ये भी सही लगता है, उदाहरण कम है, प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा है। उदाहरण कम ही होने चाहिए अपने हिसाब से, उदाहरण ज्यादा होगी तो प्रश्नावली में कम है, तो फिर क्या मतलब, मतलब ही क्या हुआ? उदाहरण ज्यादा, ये तो चलो गलत लग ही रहा है। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण, अब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। प्रश्न के सारे प्रश्न हल किए हुए, हल किए हुए होंगे तो हम क्या हल करेंगे? ये तो गलत हो गया, हल किए हुए होंगे तो हम क्या हल करेंगे? अच्छा, इन दोनों में अब देखो, उदाहरण कम, कम बोला मतलब सब में कम दे दिया, यानी उसने कॉन्सेप्ट को समझाया ही नहीं। उदाहरण कब यूज होते हैं? जब कॉन्सेप्ट को समझाना होता है। तो अगर पर्याप्त बोले कि उतने ही उदाहरण है जितने से कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो पर्याप्त सही है। पर्याप्त मतलब अगला ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, हार्डनेस के हिसाब से, किस हिसाब की एक्सरसाइज है, तो ज्यादा भी दे सकता है, कम, कम नहीं बोल दिया, अगर फिक्स कर दिया कम ही देने, 2 एग्जाम्पल दे दो बस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये इस तरह से गलत है, इसमें बहुत बारीक तर्क लगते हैं, ठीक है। कम वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन सी। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो, पर्याप्त मात्रा में प्रश्न हो, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो ये था 2012 का पेपर। कल फिर मिलते हैं नया पेपर लेकर, अच्छे से तैयारी करो। 18 तारीख को एग्जाम है, 5 दिन बचे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर करोगे उतना ही आइडिया होगा एग्जाम कैसा होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।